नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। भारत ने स्पेन को 2-1 के अंतर से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। दोनों गोल कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने किए। भारतीय टीम की जीत में हिसार जिला के डाबड़ा गांव निवासी संजय कुमार का भी अहम योगदान रहा है। पेरिस में मिली इस जीत से संजय के घर के साथ पूरे गांव में खुशी का माहौल है। गांव में लोग ढोल बजाकर, नाच गाकर, मिठाइयां बांटकर व एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयां दे रहे हैं। पेरिस ओलंपिक मुकाबले में भारतीय हॉकी टीम ने परचम लहराया है। भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर देश का नाम रोशन किया है, जिसके बाद हरियाणा में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। गांव वालों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर नाचकर खुशियां मनाई। इसके साथ ही मिठाइयां भी बांटी गई। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक देश के नाम किया है, जिसके बाद पूरे देश में खुशी की लहर है। बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत पूरे देश से धन्यवाद है, पूरे भारत हरियाणा को है, पूरे गांव को है और बहुत खुशी है। और लड्डू खिलाएंगे और ढोल धमाके से लाएंगे। अभी भी पूरा प्रोग्राम भी करे है, अभी और भी करेंगे हम पूरे के पूरे हमारे गांव के, पूरे हरियाणा के पूरे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं सभी को। बढ़िया। तो जिस प्रकार से संजय ने स्पेन को 2-1 से हराया है, तो क्या नाम गांव में किस प्रकार का माहौल देखने को मिला है? बढ़िया मिला, खुशी का माहौल, खुशी का पूरा खुशी का माहौल है। बिल्कुल बल्ले बल्ले करिए, अपनी भगवान के दया बल्ले बल्ले करिए। तो आगे किस प्रकार की उम्मीद रखते हैं? आगे के लिए तो और भी बढ़िया होगी। इंद्री कृष्णा धर्मशाला गेट के बाहर शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव की शिनाख्त काफी देर के बाद इंद्री में पूजा फास्ट फूड की दुकान पर काम करने वाले नौकर श्री राम युवक के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक के साथ काम करने वाले रामू ने बताया कि वो और 3-4 लड़के इंद्री में पूजा फास्ट फूड पर काम करते हैं और रात को काम पूरा करके सभी सो गए थे। श्री राम भी 11 बजे तक उनके साथ था। उसके बाद क्या हुआ उन्हें कुछ नहीं मालूम। उन्हें सुबह ही पता लगा कि श्री राम नीचे गली में पड़ा हुआ है। जब जाकर देखा तो वो मर चुका था। जानकारी के मुताबिक सर रात को 11:30 बजे दुकान से आए, रूम पे रोटी खाए हम लोग साथ में बैठ के। ठीक है जी, ये घर पे फोन किया, घर से बात कर रहा था अभी अपनी घरवाली से। उसके बाद में ये छोटू और ये दोनों छत पे गए सोने के लिए। अब वहाँ हम दो जने तो हम अंदर सोते हैं जी, दो ये बाहर छत पे सोते थे। अब उसके बाद में ये क्या बात हुई मुझे नहीं पता जी। ठीक है, हम तो 4 बजे 4:30 बजे उठ के दुकान पे माल बनाने चले जाते हैं। अभी 112 कॉल पे सूचना आई थी कि कोई लड़का छत से गिर के गली में पड़ा है और वो मृत अवस्था में है। जैसे ही मौके पर पहुंचे हैं तो यूपी का रहने वाला बताया, पवन उसका नाम है, श्री राम ये कहते हैं उसको, सिद्धार्थ नगर का। अब इसको पोस्टमार्टम कराने के लिए कल्पना चावला भेजा जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मियों की तरफ से समस्या को रखा जाता था, आज उस समस्या पर फैसला लिया है। मासिक पेंशन में 2 शर्तों को हटाया गया है। साथ ही किसी भी लाभार्थी मीडिया कर्मी के खिलाफ कोई मामला दर्ज होने पर अब पेंशन समाप्त नहीं होगी और परिवार के एक सदस्य को ही पेंशन का प्रावधान था, अब एक परिवार के जितने भी लोग पत्रकार होंगे उन्हें पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरा फैसला किसानों के हित में लिया है। जब से मैंने पदभार संभाला है तब से किसानों के बीच जाने का काम किया है। मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं किसान की समस्या को समझता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि 21 जुलाई को भी किसान संगठनों के साथ बैठक हुई थी, उनके सुझाव को हमने माना है। इसके साथ ही 29 जुलाई तक
बारिश हुई है, इससे किसानों का खर्च ज्यादा हो रहा है, जिसके चलते उस पर प्रभाव ना पड़े, इसके लिए मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि चालू खरीफ की फसलों पर किसानों को 2000 रुपए प्रति एकड़ बोनस देंगे। और एक बड़ा निर्णय ये हमारी कैबिनेट ने आज लिया है, कर्मचारियों के हित में उनको सुरक्षित करने के लिए मंत्रिमंडल ने ये ऐतिहासिक फैसला आज लिया है। ये आज प्रस्ताव आया है, आज एक्ट के माध्यम से प्रस्ताव को हमने पारित किया है। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति के अवधि तक सुरक्षित करने का, चाहे वो आउटसोर्सिंग है और चाहे वो HKRN के माध्यम से है, ऐसे सब कर्मचारियों को जिसका हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को सुरक्षित करने का निर्णय आज एक एक्ट के माध्यम से हमारी कैबिनेट ने लिया है। इसके लिए मैं सभी कर्मचारियों को बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि ये सरकार लगातार उनके हित के लिए मजबूती से काम कर रही है। सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। यह महत्वपूर्ण बैठक 17 अगस्त को आयोजित होगी। सरकार की तरफ से दी गई सूचना के मुताबिक कैबिनेट की बैठक 17 अगस्त को दोपहर 11 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय में आयोजित होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। इनेलो बसपा गठबंधन पर बिजली मंत्री रंजीत चौटाला का बयान सामने आया। उन्होंने बोला कि दोनों पार्टियों का वोट प्रतिशत ज्यादा नहीं है, दोनों छोटी पार्टियां हैं, इनका वोट प्रतिशत कम आया है। हिसार में रंजीत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि किसी के चुनाव पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। आज के दिन के हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी में फाइट नजर आ रही है। हरियाणा कांग्रेस लोगों से हिसाब मांग रही है, लोगों में कांग्रेस के प्रति निराशा है। भूपेंद्र हुड्डा ने आगे ज्यादा इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा आगे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर है। मनोहर लाल के बाद अब सरकार ने फैसले बदल दिए हैं। इस पर कहा कि फैसले बदले नहीं जाते, हर फैसले लोगों के अनुरूप किए जाते हैं। पिछले 18-20 साल से वही हमारा सिस्टम चल रहा है। लोगों का काम को होता आप देखते हैं कि 70-80% लोगों के काम हो जाते हैं। मोस्टली तो मेरे डिपार्टमेंट के ही ज्यादा है, पर बाकी दूसरों के आते हैं वो भी मैं करता हूँ जी, प्रयास करता हूँ, हो जाते हैं। बिजली के रेट में नहीं है, ये हम जरूर कर रहे हैं कि जो ढाणियों के लिए जो दे रहे हैं उसमें कुछ रिलीफ देंगे। अभी फाइल CM साहब से गई है, ऊपर क्लियर हो गया जाएगा तब उसके बाद करेंगे, अनाउंस करेंगे। डाणी को मतलब थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि उन्हें ठीक रेट पे बिजली डाणी वालों को कनेक्ट कर दिया जाए। उसमें जब तक ऑफिशियली फाइल नहीं आ जाती तब तक कहना ठीक नहीं होता, पर कर रहे हैं। बाकी अब कल करिए कई चीजें, 137 लोग का कर्जा माफ हुआ है। इसके बाद वो सोलर पंप का जो दिया जा रहा है वो 1,80,000 से कम 2 मेगावाट वालों को कनेक्शन उसमें फ्री सही है। उसमें 60,000 सेंट्रल गवर्नमेंट के 50,000 हम दे रहे हैं। तो कोई 1 लाख जो सोलर पैनल है जो छतों में लगेंगे वो लगा रहे हैं, वो इसी साल में करवा देंगे। हाँ, वो पैसा मार्क हो गया, काम शुरू हो जाएगा जी। अभी सब सर्वे हो गया, काम शुरू हो जाएगा। बस मेरे ख्याल में 10-5 दिन में हो जाएगा जी। पैसा मार्क कर दिया, फाइनेंशियल निकल गया तो होते हैं। रंजीत सिंह जी, अभी पीछे आपने बिजली की सप्लाई, लेकिन विपक्ष का ये आरोप है कि 10 साल में बीजेपी को भी बिजली का प्लांट नहीं लगा है, इसके कारण बिजली की सप्लाई। देखिए ऐसा है कि एक तो मैं आपसे बताऊं, उन्हें ये अंदाजा नहीं, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, कनाडा, सारी दुनिया सोलर पे शिफ्ट करती जा रही है। आपको भी जानकारी है, मुझे भी है।
सोलर पे जो पावर पड़ती है वो कोई 3 रुपए के आसपास पड़ती है। ये जो थर्मल की पावर है ये आजकल कोई 5.5-6 रुपए पर यूनिट हमें उसका प्रोडक्शन रेट आता है। तो सोलर वाली सस्ती एकदम डबल रेट है। ये करके सारे आप देख रहे हैं ना, पहले प्लेटें नहीं होती। राजस्थान में जाओ, आप मध्य प्रदेश में जाओ, सब जगह सोलर प्लेट लग गई, जमीनें सस्ती है। पंजाब हरियाणा महंगी है, इस करके थोड़ा कम है। पर इसके बाद जो है ना जी, ये हम फिर भी थर्मल लगा रहे हैं क्योंकि मांग बड़ी बढ़ती जा रही है। हर साल, पहले साल हमारी, पिछले साल 12,000 मेगावाट हमारी मैक्सिमम कंजम्पशन थी, अब के 14,000 तक चली गई। तो हर साल 1,000-2,000 मेगावाट पर हम बढ़ा रहे हैं। अभी इस साल हमने एक नया हमारा थर्मल जो लग रहा है 800 मेगावाट का, वो हमारा सैंक्शन हो गया, शुरू हो गया, काम भी उसका टेंडर भी अलॉट हो गया। एक नया प्रपोजल खेतर में जो अभी प्रपोज है, जिसमें अभी काम चलेगा। कुछ इतने बड़े प्रोजेक्ट जो होते हैं, एक प्रोजेक्ट 7,000 करोड़ का होता है, तो उसके लिए बनाने के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ड्राइंग डिजाइनिंग तैयार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें पैसा लेना होता है, तो वो करके उसमें टाइम लगता है। तब 1600 मेगावाट हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इतना कि हमारा साल में 1,000 मेगावाट बढ़ता है, वो हम कर लेते हैं, बाकी बाजार से ले लेते हैं। पर अब भी बिजली की व्यवस्था हमारी सबसे बढ़िया है, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। कहीं भी शॉर्ट इन दिनों में मई, जून, जुलाई जो तेज हवाएं चलती हैं, बारिश आती है। अब बारिश आएगी जब जोरदार, तो एकदम पावर कट लगता है। हम छोटे से बच्चे देखते आ रहे हैं, कभी तेज हवा चल गई तो तारे आपस में टकरा के शॉर्ट ना हो, इस करके बंद करते हैं। ये 2-3 महीने होते हैं जिसमें थर्मल आपका ये सब एसी ऑन हो जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे अपने जिले सरसा में, सरसा शहर में 12,000 नए एसी खरीदे गए शहर में इस सीजन के अंदर। अब उसमें जब लगाते हैं ट्रांसफार्मर, लोड बढ़ेगा, ट्रांसफार्मर लगाएंगे। हर आदमी कहता है मेरी दुकान के आगे ना होगा, अब किसी के आगे शिफ्ट करते हैं, वो करने नहीं देता। हमारी भी कुछ प्रॉब्लम है, हमें उनसे भी जो हम दे रहे हैं कि पावर का सब। बीजेपी सरकार में मंत्री रहे विक्रम सिंह यादव कोसली पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के कामों को लोगों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में बीजेपी के कार्यकाल में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में कोसली विधानसभा में जितने विकास कार्य हुए हैं, पूर्व की सरकारों की सोच से परे हैं, और उसी आधार पर प्रदेश में तीसरी बार कमल खिलेगा और बीजेपी की सरकार बनेगी, जिसमें कोई संशय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावों के लिए तैयार रहती है, एक संगठनात्मक पार्टी है और हम इस भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। जब भी चुनाव आता है उस समय ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है और उसी तैयारी में मुझे पूर्ण भरोसा है। जिस प्रकार से देश के अंदर तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसी प्रकार हरियाणा में तीसरी बार अटेली विधानसभा में एडवोकेट नरेश यादव ने दर्जनों गांवों का दौरा कर बीजेपी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में लोगों को अवगत कराया। वहीं एडवोकेट नरेश यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले कांग्रेस पहले बाप बेटे का हिसाब करे, उसके बाद बीजेपी से हिसाब मांगे। तो वहीं उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ये कोई पार्टी नहीं है, ये कंपनी चला रहे हैं और जहां भी ये लोग पहुंच रहे हैं, लोग इससे भी हिसाब मांग रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि 10 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी हरियाणा में सरकार चलाई है, पहले वो अपना हिसाब दें। विनेश फोगाट को ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद लगातार हो रहे विरोध पर एडवोकेट नरेश यादव ने बताया कि ये राजनीतिक विरोध है, भारत सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच करवा रही है। सबसे पहले तो मैं गांव-गांव जा रहा हूं। भाजपा सरकार ने जो काम किए हैं, जन कल्याणकारी नीतियां चलाई हैं और जो काम भाजपा ने दक्षिण हरियाणा के लिए किए हैं, उनका जायजा लेने हम जा रहे हैं। और जो काम हुए हैं उनकी तारीफ वहाँ के लोकल स्थानीय लोग प्रशंसा कर भी रहे हैं, और कुछ कमियां भी हैं जिनको आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के समक्ष हम लोग रख के उनको दूर कराने का काम करेंगे। और तीसरा ये कि जो जानकारी लोगों को नहीं है, जिन नीतियों के बारे में, जिन पॉलिसीज के बारे में
लोगों को जानकारी नहीं है, उनके बारे में जानकारी दी जा रही है। बिल्कुल आएंगे, उनकी हर एक सीट पर 70 उम्मीदवार हो रहे हैं और हर उम्मीदवार को इस चाह के साथ जोड़ा गया था कि भाई तुमको टिकटें देंगे। अब वो 70 एक सीट पर 70 उम्मीदवार लड़ाएंगे तो 70 ही सीटें आएंगी उनकी। कांग्रेस ने अब तक अपना संगठन भी नहीं बनाया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? संगठन है ही नहीं, बनेगा कहां से? वो एक कंपनी है जिसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा चला रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अनुसूचित जाति का वोट प्रतिशत बहुत कम मिला था। विधानसभा में लोकसभा जैसा हाल ना हो, इसके लिए हरियाणा प्रदेश बीजेपी के एससी मोर्चा ने एससी वोटों को बटोरने के लिए बैठकें शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में रेवाड़ी के जिला बीजेपी कार्यालय में बीजेपी एससी मोर्चा की बैठक की गई, जिस बैठक में पूर्व सांसद अशोक तंवर, बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष और पटौदी से विधायक सत्य प्रकाश जरावत सहित कई बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं पत्रकारों के सवाल के जवाब में अशोक तंवर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में विरोधियों ने झूठ बोलकर और लोगों को गुमराह करके लोगों को भ्रमित करने का काम किया था, लेकिन विधानसभा में वो ऐसा नहीं होने देंगे। इसके साथ ही बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सत्य प्रकाश जरावता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने एससी समाज को गुमराह करने की हमेशा गंदी राजनीति की है। और कांग्रेस के लोग अपनी राजनीति, गंदी राजनीति के कारण हमेशा दलित समाज को गुमराह करते हैं, बहकाने का काम करते हैं। उनके उस तिलस्म को तोड़ने के लिए जो लोग ऐसा कदम उठाया जिससे सरकारी स्कूल में गरीबों के बच्चे पढ़ने, ग्रामीणों के बच्चे जो पढ़ते हैं उनके लिए कोई करे। और ये जीता जागता उदाहरण है किस तरीके से हरियाणा की बीजेपी सरकार ने शिक्षा विभाग का बेड़ा गर्क कर दिया। आज लाखों पद पूरे हरियाणा में शिक्षा विभाग के खाली हैं। सर ये आज ही नहीं लगा, अब के तीसरी बार ये ताला लगा है इस स्कूल में। 5 साल से तो कोई रेगुलर टीचर ही नहीं है इस स्कूल में और 6 महीना से इसमें कोई टीचर ही नहीं है बिल्कुल भी। एनजीओ के 2 टीचर हैं, वही पढ़ाई कर रहे हैं। इस स्कूल का ना तो एसएमसी अकाउंट चालू हुआ है, जो पैसा आते हैं वो लैप्स हो जाते हैं। इस स्कूल में 3 कमरे हैं जो चालू, उनमें एक भी पंखा नहीं है। हमारे गांव में करीब 6 महीने पहले रेगुलर टीचर था। 6 महीने पहले उसकी रिटायरमेंट हो गई थी। उसके बाद से हमें कोई टीचर नहीं मिला है, जिसका हमने 2 बार पहले भी ताला लगा चुके हैं, जिसके ऊपर डीडीपीओ से सीआरपीएफ दोनों आए थे यहाँ पे। उन्होंने उस टाइम के लिए 10 दिन के लिए टीचर दिया था, उसके बाद में फिर टीचर नहीं है, जिससे मिड डे मील भी नहीं चल पा रहा है। बच्चों के लिए लाइट की सुविधा भी नहीं है। हमारे बच्चे परेशान हैं। 2 गेस्ट टीचर आते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि वो रेगुलर टीचर नहीं है उनके पास। गेस्ट ना है, वो एनजीओ के टीचर हैं दोनों। रादौर के महाराजा अग्रसेन पार्क में महिलाओं को पार्क के अंदर जाने से रोकने पर विवाद हो गया। आरोप है कि जब महिलाओं को पार्क के अंदर जाने से रोकने पर परिवार के लोग वहां पहुंचे तो वहां मौजूद चौकीदार के बेटे ने उन पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें एक को चोट आई। वहीं गुस्साए लोगों ने पार्क के गेट पर ताला लगा दिया। लोगों का कहना था कि जब तक पार्क की व्यवस्था ठीक नहीं हो जाती वो पार्क का ताला नहीं खोलेंगे। वहीं रादौर के जाहरवीर कॉलोनी वासी प्रवीण ने बताया कि वो महाराजा अग्रसेन पार्क के समीप ही कॉलोनी में रहते थे। तीज के त्योहार के अवसर पर उनके परिवारों की महिलाएं एकत्रित होकर पार्क में झूला झूलने के लिए गईं, तो पार्क का गेट बंद था। जब उन्होंने गेट खुलवाने के लिए आवाज लगाई तो अंदर से पार्क का चौकीदार और एक युवक मौजूद था, जिन्होंने उन्हें पार्क के अंदर जाने से रोक दिया और विरोध करने पर उन्होंने महिलाओं को अभद्र शब्द भी कहे। कुछ लेडीज आई थी, आज त्योहार था तीज का, उसके लिए आई थी। गेट का लॉक लगा हुआ था, उसको गेट खोलने के लिए बोला गया चौकीदार को। उसने गेट खोला नहीं, उनसे बदतमीजी करी, गाली गलौज की। उन्होंने मेरे पास फोन किया, मैंने मुकेश जी को फोन किया जो इसके कमेटी के मेंबर हैं। उन्होंने चौकीदार को फोन किया, उससे भी गाली गलौज करी। जब मैं मौके पर पहुंचा उसने मेरे से भी गाली गलौज करी। जब गाली गलौज करते करते उसके बाप भी साथ था, चौकीदार लड़का था,
दोनों थे वो, तो उन्होंने हत्यापाई कर दी। जब मैंने कुछ बोलना शुरू किया तो अंदर से वो तलवार निकाल के ले आए, तेजदार हथियार, और उन्होंने फिर हमला किया। उसका सबूत अभी शीशा भी टूटा हुआ है, दरवाजा भी टूटा हुआ है जाली वाला, और मेरे को भी चोट लगी हुई है। इन्होंने फोन किया था, मैं तभी आया था मैं, और फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।